आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं ललिता साहू, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय दिग्विजय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजनांदगांव में पदस्थ हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास एमए चतुर्थ 4th सेमेस्टर के बच्चों के लिए है। पेपर का नाम है कंपैरेटिव सोशियोलॉजी, तुलनात्मक समाजशास्त्र, और इसके सेकेंड यूनिट सेंट्रल थीम्स इन कंपैरेटिव सोशियोलॉजी, तुलनात्मक समाजशास्त्र में प्रमुख मुद्दे, और इसके टॉपिक इन्वायरमेंट पर हम चर्चा करेंगे। टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं कुछ बिंदुओं पर जिस पर हम प्रकाश डालेंगे, जिस पर चर्चा करेंगे, उसको बताना चाहूँगी। तो इस टॉपिक को हमने 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक पूरा हम पर्यावरण का अध्ययन करेंगे और दूसरे भाग में हम पर्यावरण प्रदूषण का पूरा अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, विषय से हम परिचित होंगे, विषय का परिचय देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे पर्यावरण का अर्थ और कुछ उसकी परिभाषाओं पे चर्चा करेंगे। पर्यावरण के प्रमुख तत्व, इसके प्रमुख लक्षण या विशेषताओं को हम देखेंगे। फिर हम अपने विषय के सेकंड पार्ट पर आएंगे, पर्यावरण प्रदूषण पर। पर्यावरण प्रदूषण से क्या आशय है, पर्यावरण प्रदूषण के क्या प्रकार हैं, पर्यावरण प्रदूषण के कारणों पर चर्चा करेंगे। पर्यावरण प्रदूषण दूर करने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं और इन उपायों के बावजूद भी क्यों पर्यावरण प्रदूषण है और इसे और कैसे हम दूर कर सकते हैं, इसके लिए हम कुछ सुझावों पर चर्चा करेंगे। और अंत में हम कुछ निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। देखते हैं टॉपिक। यदि हम विषय परिचय की बात करते हैं तो स्वच्छ पर्यावरण को हम देखें तो हमारे देश में, भारतवर्ष में प्राचीन काल से वरीयता दी गई है। और यदि मैं ये कहूँ कि हमारा भारतीय दर्शन पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से बहुत समृद्ध है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हमारा भारतीय दर्शन जितना ज़्यादा समृद्ध है पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से, मेरा ऐसा मानना है कि अन्य किसी देश को हम नहीं कह सकते। साथ ही हम देखें कि जो पर्यावरण संरक्षण का जो भारतीय दर्शन है वो आपको बहुत व्यवहारिक दिखाई देगा, क्योंकि ये हमारे जीवन शैली से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ यदि हम बात करें यहाँ के सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं, प्रथाओं, मूल्यों, इसमें कहीं ना कहीं पर्यावरण संरक्षण को, अनुरक्षण को महत्व दिखाई देगा आपको। यदि हम बात करें प्राचीन भारतीय काल में, हम देखते हैं जो शुरू से हमारे यहाँ चला आ रहा है, वहाँ पे हम देखें चाहे सूर्य की, पृथ्वी की, जल, वायु, अग्नि, वनस्पति, सरिता और सरोवर, ये सभी के पूजन की हमारे यहाँ परंपरा रही है। हम चाहे सूर्य देवता की बात करें, सूर्य की उपासना, ग्रहों की अभ्यर्थना, अग्नि देवता, नाग देवता, आंवला वृक्ष, पीपल के वृक्ष, तुलसी की पूजा, ये सभी परंपराओं ने जो है वो हमारे पर्यावरण संरक्षण को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। परंतु हम विगत कई दशकों से देखें, जो एलपीजी जो आज एक दौर चला आ रहा है पूरे विश्व में, चाहे वो आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण, नगरीकरण, जो एक दौर हो रहा है इसका, औद्योगिकरण इसका, तो इससे जो है वो विकास और वृद्धि के हमने नए नए आयाम प्राप्त किए हैं। सभी क्षेत्रों में हम देखें तो हमको विकास दिखाई देता है, हम अपने चारों ओर देखते हैं तो। परंतु साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो प्राकृतिक संसाधन है और जो हमारा पर्यावरण है, उसका हमने इस प्रकार से एक अनुचित दोहन किया है, जिससे आज संपूर्ण मानव जगत जो है वो पर्यावरण प्रदूषण और पर्यावरण अवनयन जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। तो हमारे समक्ष ये मंथन का विषय है कि क्या विकास के ऐसे आयाम उचित है जो प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण को हानि पहुंचाए, उसको नष्ट करे। क्या हम ऐसे विकास के आयाम तय नहीं कर सकते कि हमारा पर्यावरण भी संरक्षित रहे और विकास के आयाम भी हम प्राप्त कर सकें। तो इन्हीं कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे और मंथन करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट पार्ट पे आएंगे, पर्यावरण पर। तो सबसे पहले हम पर्यावरण का अर्थ और परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे। यदि हम पर्यावरण के शाब्दिक अर्थ पे जाएं तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण। तो एकदम इसके शाब्दिक अर्थ से एकदम स्पष्ट है कि जो हमारे चारों ओर का वातावरण, चारों ओर जो हमारा आवरण है, वातावरण है, वही क्या है, पर्यावरण, जो हमारे चारों ओर विद्यमान है। चाहे प्राणी जगत हो, पादप जगत, जल, मृदा, सभी ये जो विभिन्न रूप हमको दिखाई दे रहे हैं, जिसको ही हम अनुभूति करते हैं, वो सब क्या है, पर्यावरण है। हमारे आसपास जो प्रकृति में हमको जो दिखाई देता है वो सभी पर्यावरण है। कुछ परिभाषाओं को यदि देखते हैं तो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार कि पर्यावरण उन सभी बाह्य प्रभावों का समूह है जो जीवों को भौतिक एवं जैविक शक्ति से प्रभावित करते रहता है तथा
प्रत्येक जीवन को आवृत किए रहते हैं। टॉन्सेले महोदय की परिभाषा देखें तो प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीवधारी निवास करते हैं पर्यावरण कहलाता है। सीसी पार्क के अनुसार पर्यावरण समग्र दशाओं का योग है जो मानव को निश्चित समय में निश्चित स्थानों पर आवृत्त करती है। हर्षकोइट्ज़ महोदय का कहना है कि पर्यावरण समस्त परिस्थितियों और उसका जीवधारियों पर पड़ने वाला वह प्रभाव है जो जैव जगत के विकास चक्र का नियामक है। डेविस महोदय की यदि हम परिभाषा देखें तो मनुष्य के संबंध में पर्यावरण से अर्थ भूतल पर मनुष्य के चारों ओर फैले उन सभी भौतिक रूपों से है जिनसे वह निरंतर प्रभावित होता रहता है। तो विभिन्न विद्वानों की हमने परिभाषा देखी तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि पर्यावरण के अंतर्गत विभिन्न तत्वों के मध्य क्रियाएं और अंतर्क्रियाएं प्रतिक्रियाएं चलती रहती है जिससे वातावरण का सृजन होता है। इस प्रकार यह जैव जगत के विकास चक्र का नियामक भी है। यदि हम बात करें जलमंडल, थलमंडल, वायुमंडल तो इन सब का जो समग्र योग है, जो कंप्लीट है, जो पूरा योग समग्र रूप से वही क्या है, जैव मंडल है, बायोस्फीयर है। अब हम देखते हैं पर्यावरण के प्रमुख तत्वों पर चर्चा करते हैं। तो इसके जो प्रमुख तत्वों को हम उसको 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसके भौतिक, जो इसका भौतिक भाग है, भौतिक या अजैविक संगठक। दूसरा हम देखेंगे इसमें जैविक संगठक और तीसरा हम देखते हैं इसके ऊर्जा संगठक। इसको हम देखें तो मोटे तौर पर जो ये 3 तत्व है इसी से हमारा पर्यावरण निर्मित है। भौतिक संगठक या अजैविक संगठक के अंतर्गत हम देखते हैं स्थल, वायु, जल एवं उनके उपसंगठक को हम इसमें शामिल करते हैं। जैविक संगठक के अंतर्गत हम इसके अंतर्गत पादप, मनुष्य समेत जितने भी जंतु संगठक है, सूक्ष्म जीव हैं, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। ऊर्जा संगठक के अंतर्गत हम देखें तो सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, इन सबको सम्मिलित किया जा सकता है। पर्यावरण की हम कुछ विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तो इसकी पहली विशेषता हम ये देखते हैं कि अजैविक या भौतिक, अजैविक या जैविक घटक पर्यावरण के महत्वपूर्ण भाग हैं तथा पर्यावरण के अजैव तथा जैव तत्व अपनी विशेषता के अनुसार पर्यावरण का निर्माण करते हैं। निश्चित तौर पर पर्यावरण किसके द्वारा बना हुआ है, किसके द्वारा इसका निर्माण हुआ है, चाहे जैविक घटक और अजैविक घटक, इन दोनों के ही समग्र व्यवस्था से क्या बना है हमारा पर्यावरण। अगली इसकी विशेषता देखते हैं हम, जीवों के चारों ओर की वस्तुएं पर्यावरण का निर्माण करती। जीवधारी अपने आसपास जो भी चीज़ें देख रहे हैं, जो भी हैं, जिसकी अनुभूति कर रहे हैं, देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वही क्या है, वही पर्यावरण का निर्माण कर रहे हैं। पर्यावरण में जीवों का परस्पर सहवास अनिवार्य लक्षण है। निश्चित तौर पर हम अपने आसपास जितने भी जीव देखते हैं, जीवधारी, सभी एक दूसरे से परस्पर एक दूसरे पर निर्भर है और इस प्रकार सहवास कर रहे हैं, अपना जीवन चक्र चल रहा है सबका। चौथी इसकी विशेषता है, पर्यावरण स्वनियंत्रण और स्वपोषण पर आधारित है। देखिए पर्यावरण में हम जो विभिन्न इसके घटक हैं तो इसमें देखते हैं नियंत्रण की अपनी एक प्रक्रिया चली आ रही, सभी नियंत्रित रूप से कार्य करते हैं और सभी का एक पोषण चक्र का भी एक व्यवस्था है जो स्वतः चलता रहता है। अगली इसकी विशेषता है कि पर्यावरण सदैव गतिशील बदलता रहता है, गतिशील प्रकृति का है और इसका कारण माना गया है सूर्य से प्राप्त ऊर्जा। देखिए सूर्य से जो प्राप्त ऊर्जा उसके विभिन्न स्वरूप होते रहते हैं और उसका स्वरूप बदलते रहता है, अलग से सभी जो उसके घटक में जाता है ये मतलब सौर ऊर्जा का जो है विभिन्न घटकों में ये जो है गतिशील होता है और इसी के कारण जो बोलते हैं जो पर्यावरण की प्रकृति कैसी है, गतिशील है। अगली इसकी विशेषता देखते हैं कि पर्यावरण परिवर्तनों के प्रति जीव अनुकूलता उत्पन्न करते रहते हैं। देखिए प्रकृति में रहते हुए समस्त जो जैव अजैव घटक हैं उसमें किसी न किसी प्रकार की समस्या सामने आती है, तो प्रकृति उनको अपने उन समस्याओं से अनुकूलन करने की, सामंजस्य करने की क्षमता भी प्रदान करते हैं। तो जितने भी परिवर्तन होते हैं उससे जीवधारी जो है स्वतः अनुकूलन भी करते हैं। अगली इसकी विशेषता है, पर्यावरण में विशिष्ट भौतिक क्रिया कार्यरत रहती है। तो विभिन्न भौतिक क्रियाएं होती पर्यावरण के अंतर्गत, ठीक है। विभिन्न जैव जगत के लिए निवास क्षेत्र होता है। अगली इसकी विशेषता बोलता है कि पर्यावरण में पार्थिव एकता विद्यमान रहने के साथ साथ क्षेत्रीय विविधता भी देखने को मिलती है। देखिए यदि हम बात करें पादप जगत या जंतु जगत या इसके घटकों या तत्वों की, तो देखते हैं एक सार्वभौमिक रूप से कुछ ना कुछ इनमें एकताएं पाई जाती है, एक जैसे समानता भी पाई जाती है, परंतु साथ ही क्षेत्रीय आधार पर भी हम देखें इसमें कुछ भिन्नताएं या विविधताएं हमको देखने को मिलती है। अगली इसकी विशेषता है कि पर्यावरण में संसाधनों का
अपार भंडार है। निश्चित तौर पर पर्यावरण में हम देखते हैं अकूत भंडार है, विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधन हैं। अब हम अपने विषय के सेकंड पार्ट पर आते हैं, पर्यावरण प्रदूषण पर। तो यदि हम इसके शाब्दिक अर्थ को ही देखें तो एकदम बिल्कुल ये हमको क्लियर हो जा रहा है कि पर्यावरण का दूषित होना या उसमें किसी भी प्रकार का अवांछित जो परिवर्तन है वो क्या कहलाता है, पर्यावरण प्रदूषण। यदि हम पर्यावरण प्रदूषण की बात करते हैं तो आज ये गंभीर समस्या दिनों दिन बनता जा रहा है और ये किसी एक देश की समस्या हम इसको नहीं कह सकते, ये क्योंकि इससे पूरा समूचा विश्व समुदाय से जूझ रहा है और बढ़ते प्रदूषण ने पर्यावरण को क्षतिग्रस्त कर उसे असंतुलित बना डाला है और इसके विभिन्न स्वरूपों, इसके जो दुष्परिणामों को यदि हम देखें तो इसके विभिन्न स्वरूपों में ये हमको साफ स्पष्ट देखने को मिलता है। यदि हम विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, WHO की, तो उनके जो आंकड़े हैं उनसे ही पता चल रहा है कि विश्व के तकरीबन आधे से जो ज़्यादा शहर हैं वो वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड की जो मात्रा होनी चाहिए, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से जो होनी चाहिए, उससे उसकी मात्रा हानिकारक स्तर पर पहुँच चुकी है। तो पर्यावरण प्रदूषण को समझने का प्रयास करते हैं सबसे पहले कि देखिए प्राकृतिक जो वातावरण है उसमें किसी भी प्रकार का अकार्बनिक, अवांछित बाह्य पदार्थों का समावेश हो जिससे उसके जो भौतिक, रासायनिक या जैविक लक्षणों में परिवर्तन उत्पन्न कर दे, तो वो कहलाता है पर्यावरण प्रदूषण। क्योंकि देखिए पर्यावरण में जो उसके तत्व हैं सभी की अपनी एक भौतिक, रासायनिक और एक जैविक संरचना होती है और बाह्य अवांछनीय पदार्थों से उस संरचना में किसी भी प्रकार का जो अवांछित परिवर्तन होता है वो कहलाता है पर्यावरण प्रदूषण। अन्य शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि प्रदूषण जो है वो वायु, जल, स्थल, इन सब के में किसी प्रकार के भौतिक, रासायनिक विशेषताओं में होने वाला किसी प्रकार का जो परिवर्तन है, जो चाहे मानव जगत के लिए, सूक्ष्म जीव जंतुओं के लिए, वनस्पतियों के लिए हानिकारक हो, वो क्या कहलाएगा, प्रदूषण। अब यदि हम पर्यावरण प्रदूषण को, उसके प्रकारों की बात करें तो मुख्य रूप से हम इसको मोटे मोटे तौर पर दो भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। एक तो प्राकृतिक प्रदूषण जो प्राकृतिक कारणों से जो हम देखते हैं, और दूसरा एक मानव जनित प्रदूषण। प्राकृतिक प्रदूषण से यदि बात करें जो प्रकृति से जुड़े, जैसे कि हम देखते हैं जो प्रदूषण का कारण जैसे हम देखते हैं, जैसे हम ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, धान की खेती जिससे मीथेन गैस बनती है जो ओजोन परत को के लिए हानिकारक है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा रहा है, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं जो जीवों के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहे हैं या जो मृदा का क्षरण हो रहा है, ऐसे जो कुछ प्राकृतिक कारण हैं जिसके कारण प्रदूषण होता है वो प्राकृतिक प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं। फिर हम इसके दूसरे जो प्रकार इसमें देखें जो मानव जनित प्रदूषण। तो मानव जनित प्रदूषण में जो मानवीय गतिविधियां हैं उसके कारण जो प्रदूषण हो रहे हैं वो मानव जनित प्रदूषण है। जैसे हम देखें जो खनिज तेलों को मान लो हम जला रहे हैं, वनों को नष्ट कर रहे हैं, खनिज कार्य से, सीवेज से औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ निकल रहे हैं, कीटनाशकों, खरपतवारों का जो हम प्रयोग कर रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब मानव जनित प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं। अब हम पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख जो प्रकार है उस पर चर्चा करेंगे, इसके विभिन्न स्वरूप पर। इसमें आएंगे आपके मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रेडियोधर्मी व तापीय प्रदूषण। सबसे पहले हम देखते हैं मृदा प्रदूषण। तो मृदा में होने वाले अस्वाभाविक परिवर्तन ही मृदा प्रदूषण है। प्रदूषित जल, वायु, उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवार, इन सब के कारण जो मृदा प्रदूषित होते हैं, मृदा के स्वरूप, उसके संगठन, उसकी संरचना में जो भी अवांछित या अस्वाभाविक परिवर्तन आते हैं वो मृदा प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण के अंतर्गत हम देखते हैं कि जल में जो है खनिज पदार्थ, कार्बनिक, अकार्बनिक सभी जो गैस है उन सब का एक निश्चित अनुपात पाया जाता है और इन निश्चित अनुपात में यदि कोई भी अवांछित या अस्वाभाविक परिवर्तन हो तो वो क्या कहलाएगा, जल प्रदूषण। वायु प्रदूषण के अंतर्गत भी हम देखते हैं कि देखिए वायु में जो हमारा वातावरण है, वायुमंडल में, उसमें भी गैसों के जो भौतिक एवं रासायनिक घटक का एक जो है वो एक पैमाना तय है, उसके जो तत्व हैं उसके एक निश्चित जो है वो संरचना तय है उसके, और इसमें किसी प्रकार के अनावश्यक जो वृद्धि या कमी या उनके भौतिक या रासायनिक घटकों में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो वो वायु प्रदूषण उत्पन्न करता है। इसके प्रमुख कारकों को भी हम देखते हैं, चाहे औद्योगिकरण से हो
औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, धातु जो कर्म जो प्रक्रियाएं उससे, चाहे वनों के कटाव से लेके इन सभी से वायु प्रदूषण के प्रमुख इसको कारण माना जाता है। ध्वनि प्रदूषण देखिए सामान्यतः चाहे मनुष्य हो चाहे जीव जंतु, सभी के लिए ध्वनि का एक निश्चित पैमाना तय है। उससे अधिक होगा तो वो ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आता है। तो जो भी तेज़ ध्वनि या आवाज़ है उससे ध्वनि प्रदूषण होता है, चाहे वो यंत्र से, मशीनों से, बड़े बड़े उद्योग धंधों से जो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। इसके अलावा जो जितने भी वाहन हैं उनसे, जिससे पर्यावरण मानव दोनों को ही हानि पहुंच रही है। रेडियो ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत जितने भी हमारे जो आणविक केंद्र है, नाभिकीय विस्फोट, परमाणु संयंत्र केंद्र, परमाणु केंद्र, ऊर्जा संयंत्र केंद्र, इन सब से जो औद्योगिक अपशिष्ट निकल रहे हैं, रेडियोधर्मी पदार्थ निकल रहे हैं, जो तापीय प्रदूषण उत्पन्न कर रहे हैं, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम चर्चा करेंगे जो ये प्रदूषण हो रहे हैं, तो ये पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख कारणों पर, इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए हम देखते हैं जो विकास की जो दौड़ चल रही है, हम अपनी ज़रूरत के लिए जो तीव्र गति से उद्योग धंधों की स्थापना कर रहे हैं, और ऐसा करते हुए कहीं ना कहीं हम देखें तो अपने पर्यावरण हितों को हमने कहीं ना कहीं उसको ध्यान नहीं दिया, या पर्यावरण अनुकूलन को उसकी हमने अवहेलना की, और नतीजा इससे क्या हुआ, व्यापक तौर पर हम देखें पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, और इसमें हम जो प्राकृतिक संसाधनों का हमने क्या किया, सिर्फ दोहन नहीं किया, इसको हमने अति दोहन किया है। एक निश्चित तौर पर जो होता है ना एक पैमाना जिसमें हम दोहन करें प्राकृतिक संसाधनों का, तो इसके अति दोहन से या इनके गलत तरीके से दोहन करने से क्या हो रहा है, पूरा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। तो इनके जो पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख कारण है उसको हम बिंदुवार चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रमुख कारण इसका माना जाता है वनों का विनाश। तो आज हम देखें चाहे औद्योगिकरण, नगरीकरण, अधोसंरचना का जो हम विकास कर रहे हैं, इसके लिए क्या हो रहा है, मानव को एक बड़े पैमाने पर विस्तृत भूमि की आवश्यकता है, और इसके लिए क्या कर रहा है, वनों का कटाव, वनों का विनाश, जिससे पर्यावरण पारिस्थितिकी असंतुलन हो रहा है। और इससे वनों के नष्ट होने से प्राणियों के जो प्राकृतिक निवास स्थल है वो भी नष्ट हो रहे हैं, मतलब संपूर्ण जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो इससे प्रभावित हो रहा है। ठीक है, और इसके अलावा चाहे आप ग्रीन हाउस इफेक्ट देखें, कहीं पर हम देखते हैं जो गैसों के मात्रा में निरंतर वृद्धि हो रही है, हिमस्खलन हो रहे हैं, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूस्खलन, बादल फटना, मरुस्थलीकरण, ऐसे बहुत सारी पर्यावरण समस्याएं हमको देखने को मिल रही है। दूसरा हम प्रमुख कारण देखते हैं पर्यावरण प्रदूषण का, खनन का क्या प्रभाव पड़ रहा है। देखिए आज हम देखते हैं जो कोई भी देश है वहाँ पर उद्योग धंधों का विकास हो रहा है, तो निश्चित तौर पर प्राकृतिक संसाधनों का खनन हो रहा है। इन खनन से क्या हो रहा है, इन खनन से वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, सभी प्रकार के प्रदूषण जो है वो हो रहे हैं, और पर्यावरण को बहुत निरंतर क्षति हो रही है। फिर हम देखते हैं अगला कारण, विज्ञान और तकनीकी विकास का जो हो रहा है क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो देखिए यदि आज अब हम जो बात करें, जो उद्योग धंधों की, औद्योगिकरण की, नगरीकरण की जो बात कर रहे हैं हम, इससे विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में भी निरंतर तेजी से विकास हुआ है ना। परंतु इसके साथ ही जो टेक्नोलॉजी या साइंस ने जो तरक्की की है, उससे हम ऐसे बहुत सारे हमने सामग्रियों का निर्माण किया जिसका बहुत ज़्यादा पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। जैसे हम देखें चाहे खरपतवार नाशक के लिए हम जो खाद बना रहे हैं, जो हम बीजों का निर्माण कर रहे हैं, जो हम टेक्नोलॉजी से बना रहे हैं, उसको उनके जीन्स में जो हम चेंजेस करके, चाहे हम प्लास्टिक का निर्माण कर रहे हैं, चाहे हम कृत्रिम रबर बना रहे हैं, चाहे कृत्रिम रेशा बना रहे हैं, उर्वरक बना रहे हैं कृत्रिम, ये बहुत सारी चीज़ें जो उत्पाद है जो बन रहे हैं प्रोडक्ट, इसने कहीं ना कहीं पर्यावरण प्रदूषण के लिए बहुत ज़्यादा खतरा उत्पन्न किया है। अगला इसका प्रमुख कारण हम मानते हैं अनियंत्रित व अविकसित औद्योगिक नीति। देखिए आज हम किसी भी देश को देखें तो उसके विकास का एक प्रमुख पैमाना जो बन गया है, वहाँ पर उद्योग धंधों का कितना विकास हुआ है। निश्चित तौर पर यदि हम भारत के परिप्रेक्ष्य, विश्व के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो जो औद्योगिक विकास की जो नीतियाँ हैं, तो उन नीतियों में उसके जो पालन में, जो नीतियाँ जब कहीं हम उद्योग धंधों की स्थापना करते हैं, निर्माण करते हैं, अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमसे त्रुटि होती है, और इसका सीधे दुष्प्रभाव किस पर पड़ता है, पर्यावरण पर, और पर्यावरण ह्रास निरंतर होता जा रहा है। क्योंकि जो हम औद्योगिक नीतियाँ बना रहे हैं वो ना तो बहुत ज़्यादा हम उसको जो है वो नियंत्रित नहीं कर पाते हैं,
और जिस पैमानों या मानदंडों का हमको उसमें पालन करना चाहिए, हम उसकी भी कहीं ना कहीं अवहेलना करते हैं। इसके अतिरिक्त सबसे प्रमुख कारण माना जाता है जितने भी औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ जिसका उचित निस्तारण नहीं हो पाता। देखिए, आज हम बात करते हैं अपशिष्टों के प्रबंधन की, पर कहीं ना कहीं हम देखते हैं जो उद्योग धंधों से जो निकलता है जो भी अपशिष्ट पदार्थ, वो चाहे आसपास के जल को है, मृदा को है, वायु को है, उस सभी को कहीं ना कहीं उसके लिए हानिकारक है और संपूर्ण वातावरण को प्रदूषित करता है। इसका अगला प्रमुख कारण जनसंख्या वृद्धि को भी माना जाता है, क्योंकि जनसंख्या निरंतर तेजी से बढ़ रही है, तो इससे क्या हो रहा है, लोगों की आवश्यकताएं भी बढ़ रही है, संसाधनों का दोहन बढ़ रहा है और पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्या भी निरंतर बढ़ती जा रही है। अगला इसका प्रमुख कारण माना जाता है नगरीकरण और शहरीकरण, नगरीकरण या शहरीकरण को। नगरों का विकास हो रहा है, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, सुख सुविधाएं ज़्यादा चाहिए लोगों को, ठीक है, लोग गांव से शहर की ओर पलायन कर रहे हैं और इससे क्या हो रहा है, इससे भी पर्यावरण प्रदूषण निरंतर जारी है। औद्योगिकरण से तो बहुत ज़्यादा हानि हो रही, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण के रूप में हो, चाहे जल प्रदूषण के रूप में, वायु प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षरण, बहुत सारी समस्याएं हमको देखने को मिलती है। अगला हम देखते हैं रासायनिक खादों और कीटनाशकों का बढ़ता प्रयोग। देखिए, कृषि तो किसी भी देश में आवश्यक है, कृषि चाहे जैसे भारत देश से बात करें तो यह तो कृषि प्रधान राज्य देश रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो अच्छी फसल लेने के लिए, अच्छे उत्पादों के लिए निरंतर रासायनिक खादों कीटनाशकों का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है और जिसके कारण बहुत लंबे समय तक वातावरण में प्रदूषण बनता है और इसके प्रभाव रहते हैं घातक प्रभाव। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं जो यातायात व परिवहन के साधन बढ़े हैं, है ना, निश्चित तौर पर यातायात परिवहन के साधन बढ़ने से क्या हुआ, सड़कें बनी हैं, ठीक है, सड़कें से भी क्या होता है, जो भूजल का जो स्तर है जो उसका रहता है वो उसमें कमी आई, क्योंकि पक्की सड़कें बनने से वो जो है वो जल का बहुत अच्छे से अवशोषण नहीं कर पाते। इसके अतिरिक्त जो वाहनों की संख्या बढ़ती गई है जिससे बहुत ज़्यादा जहरीली गैसें, वायु जो मंडल है, चाहे वायु प्रदूषण हो चाहे ध्वनि प्रदूषण है, ये भी निरंतर हो रहा है। तो कारणों पर तो हम लोगों ने चर्चा कर ली। अब हम देखते हैं जो पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए हैं शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर, आम लोगों के द्वारा। तो क्या क्या इसके लिए उपाय किए गए हैं, हम इस पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे संवैधानिक और कानूनी प्रावधान बनाए गए हैं। यदि हम भारतीय संविधान के अंतर्गत देखें, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत जो मौलिक कर्तव्य हैं, उन सब में यदि हम देखें तो पर्यावरण संरक्षण संबंधी विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त हम यदि कानूनों की बात करें तो हमारे यहाँ स्वतंत्रता जो है आज़ादी के पूर्व भारतीय वन अधिनियम 1927 के द्वारा भारत ने वन संबंधी विभिन्न कानून की जो कहा जाए एक बेस रखा, वहाँ से आधारशिला रखी गई। इसके अलावा राष्ट्रीय वन नीति 1952 की बात करें या 1988, सामाजिक वानिकी 1976, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण निवारण व नियंत्रण अधिनियम 1980, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, मोटर वाहन अधिनियम 1989, कीटनाशक अधिनियम 1968। ऐसे बहुत सारे आपको अधिनियम देखने को मिलते हैं जिसने पर्यावरण संरक्षण के लिए हमारे भारतीय संविधान में या हमारे कानून में इसके प्रावधान किए गए हैं ताकि हम पर्यावरण को संरक्षण कर सकें। दूसरा एक प्रमुख हमारे यहाँ उपाय किया गया है जन शिक्षा व जागरूकता कार्यक्रम। जितने भी जन संचार माध्यमों से हम लोगों को जागरूक करते हैं पर्यावरण सुरक्षा के लिए, हमारे चाहे स्कूल के, कॉलेज के, सभी स्तर के जो पाठ्यक्रम हैं उसमें पर्यावरण शिक्षा को शामिल किया गया ताकि लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक हो। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं जो पर्यावरण सुरक्षा संबंधी जो विभिन्न शोध एवं अनुसंधान कार्य को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हमारे यहाँ बहुत सारे जो हैं वन तथा पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इनको वित्त का आवंटन किया जाता है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जैसे हम देखें वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून, पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद। ऐसे बहुत सारे जो हैं वो अनुसंधान केंद्र हैं हमारे यहाँ पे। इसके अतिरिक्त सबसे ज़्यादा हम लोगों ने वृक्षारोपण पर भी ध्यान दिया। जितना हो सके पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण के लिए प्रेरित किया जा रहा है लोगों को, आम लोगों को वृक्षारोपण के कार्य के लिए।
और इसके किए गए उपाय में हम देखें तो प्रदूषण और जो प्रदूषकों के उत्सर्जन और नियंत्रण के लिए भी बहुत सारे उपाय किए गए हैं कि भाई जैसे उद्योग धंधे से कोई अपशिष्ट पदार्थ निकलने हैं तो उसके लिए कुछ नियम कानून बनाया गया, उनका कड़ाई से पालन कराना है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जा रहा है। जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उसके लिए हम एक उचित दोहन पर जोर दिया जा रहा है। इस संबंध में जितने भी कानून हैं, नीतियां हैं, उन सब का कड़ाई से पालन करवाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं पर्यावरण संरक्षण संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, विभिन्न आंदोलन का आयोजन करते हैं। जैसे कि हम देखें चिपको आंदोलन हो, चाहे एपिको आंदोलन, जो मैत्री आंदोलन, पश्चिम घाट बचाव आंदोलन, सामाजिक वानिकी कार्य, एक वन्य जीव गोद लो योजना, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम जो है वो योजनाएं चलाई गई। इसके अतिरिक्त जैसे जल सप्ताह, पृथ्वी दिवस, विश्व ओजोन दिवस, वन्य जीव सप्ताह, विश्व प्राकृतिक आवास दिवस, ऐसे बहुत सारे दिवस या सप्ताह मनाए जाते हैं जिसमें पर्यावरण संरक्षण के लोगों को प्रेरित किया जाता है, जागरूक किया जाता है, प्रयास किए जाते हैं। पर्यावरण संबंधी विभिन्न पुरस्कार भी दिए जाते हैं, जैसे इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, GD बिरला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, गोल्डन पांडा अवार्ड, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, सासाकावा पुरस्कार, ऐसे बहुत सारे पुरस्कार भी दिए जा रहे हैं जिससे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में निरंतर आगे आए सभी लोग। अगला है इसके लिए किए गए उपाय में पर्यावरण संरक्षण हेतु विभिन्न संगठन आयोग का गठन किया गया है। राष्ट्रीय वन आयोग, राष्ट्रीय जल आयोग, जैव विविधता संरक्षण आयोग, विश्व वन्य जीव कोष, यदि हम देखें अंतर्राष्ट्रीय संघ जो IUCN है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जो भारत में या फिर विश्व स्तर पर कार्यरत हैं। इसके अलावा जितने भी NGOs हैं, सिविल सोसाइटी है, गैर सरकारी संस्थाएं, इन सबको भी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जो है वो प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा यदि हम देखें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो विभिन्न देशों के साथ विभिन्न समझौते हुए हैं, सम्मेलन हुए हैं। जैसे कि हम देखें जेनेवा सम्मेलन, जेनेवा प्रोटोकॉल, स्टॉकहोम समझौता, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, टोरंटो विश्व सम्मेलन, रियो 20 प्रोटोकॉल, बर्टलैंड रिपोर्ट, ये सब ऐसे बहुत सारे उपाय किए गए हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए। इतने सारे प्रयास किए गए पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर यदि हम बात करते हैं, देखिए पर्यावरण संरक्षण के लिए इतने सारे उपाय करने के बाद भी यदि हम देखें तो पर्यावरण प्रदूषण निरंतर रूप से बढ़ता जा रहा है, इसमें कहीं भी हमको कमी दिखाई नहीं पड़ रही है। तो इसके लिए ये आवश्यक है कि हम जो है जितने उपाय किए गए उनको तो बहुत अच्छे से पालन करें, परंतु हम कुछ सुझावों पर भी चर्चा करते हैं यहाँ पे, जिससे हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में और सकारात्मक ढंग से कार्य कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सुझाव इस पर चर्चा करते हैं कि जितने भी कानून और नियम बनाए गए हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए, इसके लिए ज़रूरी है कि हम इसका बहुत कड़ाई से पालन करें। नियमों और नीतियों का लोगों को बहुत अच्छे से इसका पालन कराया जाए और इसके लिए यदि कोई दंड के प्रावधान है उसको बहुत कड़ाई से लागू किया जाए। इसके अतिरिक्त जो जन जागरूकता एवं प्रचार प्रसार कार्यक्रम है उसको भी बहुत अच्छे और प्रभावशाली ढंग से और लागू करने का इसके लिए प्रयास किया जाए, क्योंकि जब तक आम जनता जागरूक नहीं होगी तब तक पर्यावरण संरक्षण संभव नहीं है। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम ग्राउंड लेवल पर लोगों को बहुत जागरूक करें और उनको सक्रिय करें। अगला इसके लिए हम सुझाव देना चाहेंगे, जो उद्योग धंधों की जो स्थापना होती है और उसके संबंध में जो औद्योगिक कानून एवं नियम बनाए गए उनका हम बहुत कड़ाई से पालन करें। उन नियमों को, नीतियों को बहुत अच्छे ढंग से लागू करने का प्रयास किया जाए। इसके अतिरिक्त जो सामाजिक वानिकी अवधारणा है ना, उसका सक्रियता से प्रचार किया जाए और लोगों को इसमें शामिल किया जाए। क्योंकि देखिए मेरा ऐसा मानना है कि राष्ट्रीय पर्यावरण नीति के अंतर्गत में जो हम देखते हैं कि जब तक जनमानस प्रकृति, मनुष्य और समाज, प्रकृति, मनुष्य और समाज, इन तीनों के गहरे रिश्तों को नहीं समझेंगे तब तक पर्यावरण प्रदूषण बना रहेगा। तो सबसे पहले ये आवश्यक है कि हम एक पर्यावरण की सुरक्षा के लिए लोगों को एक जन आंदोलन चलाएं, जन सहभागिता करें, वानिकी को समाज से जोड़ा जाए, दोनों के बीच बिल्कुल एक दूसरे से उसको कनेक्ट किया जाए और इसके लिए पर्याप्त प्रचार प्रसार करके लोगों को इसके लिए और जागरूक करें। अगला हम कर सकते हैं विकेंद्रीकृत विकास की नीति। विकेंद्रीकृत विकास की नीति जो भी हम उद्योग धंधों की स्थापना करते हैं, जो भी नियम नीतियाँ लाते हैं,
उसको हम ग्राउंड लेवल से करें, नीचे से करें, ग्रामीण स्तर से करें, और नीचे से स्तर से करते हुए उसमें जो है वो पर्यावरण संरक्षण को भी पालन करते हुए विकास के आयाम तय करें। इसके अतिरिक्त प्रमुख सुझाव ये है कि जब हम भूमि का चयन करते हैं उसमें उचित नियम का पालन किया, उचित नीति का पालन किया जाए। सामान्यतः हम देखते हैं जो उद्योग धंधों के विकास के लिए हम जो भूमि का चुनाव करते हैं तो सामान्यतः हम ऐसी भूमि का चुनाव करें जो बंजर हो, अनुपजाऊ हो, ऐसी भूमियों का चुनाव करें। ठीक है। अगला सुझाव है औद्योगिकरण और औद्योगिक विकास के अंतर्गत जो CSR है, औद्योगिक सामाजिक उत्तरदायित्व। देखिए जहाँ पर जब कोई उद्योग धंधे स्थापित होते हैं तो उनको एक दायित्व दिया गया है, एक नया जो नियम आया उसके तहत, कि वो अपने आसपास के क्षेत्रों का अच्छे से विकास करें, उनके लिए सामाजिक उत्तरदायित्व की नीतियों का पालन करें। तो इस नीति को बहुत पारदर्शी ढंग से और बहुत सुचारू ढंग से लागू करने के प्रयास किए जाने चाहिए। अगला प्रमुख सुझाव हो सकता है जो अपशिष्ट प्रबंधन और उसका जो निस्तारण है उसको बहुत उचित ढंग से लागू किया जाए। देखिए सामान्यतः देखते हैं, हम अपने घरों से भी देखें हम कितना अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, उद्योग धंधों से, जो हमारे ऑफिस है, हर जगह से हम देखते हैं कहीं ना कहीं अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं किसी भी कार्य क्षेत्र में। तो ये आवश्यक है कि हम या तो इनका हम रिसाइकल करें, बहुत अच्छे से यूज़ करें, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से प्रबंधित करें और इसका उचित निस्तारण करें जिससे पर्यावरण प्रदूषण कम से कम हो। इसके अतिरिक्त हम जितनी भी गैर सरकारी संस्थाएं हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, सिविल सोसाइटियां हैं, इनको बहुत ज़्यादा जागरूक करें और इनसे बहुत ज़्यादा सहयोग लेने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो पर्यावरण संरक्षण तो जितने भी शोध व अनुसंधान है उनको वित्तीय व्यवस्था या अन्य किसी प्रकार की तकनीकी स्तर पर सहायता या अन्य कोई व्यवस्था हो जो आवश्यक हो, उनको उचित तरीके से उनको उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो ये तो सारे उपायों पर हमने चर्चा करी। पर्यावरण प्रदूषण के हमने कारणों को देखा, क्या क्या उपाय किए गए उस पर चर्चा की, सुझावों पे चर्चा की। तो अब इन सारे चर्चा के बाद कुछ निष्कर्ष यदि हम पहुँचते हैं उस पर, तो उन निष्कर्षों पर भी हम चर्चा करते हैं कि आज यदि हम देखें तो समूचा विश्व जो है वो पर्यावरण असंतुलन व पर्यावरण प्रदूषण से जो समस्याएं उत्पन्न हुई है उनसे जूझ रहा है। और हमारे अगर इसका मेन कारण यदि हम कहें तो ये हमारे स्वार्थ आचरण के कारण, मेन पर्यावरण असंतुलन का कारण क्या, हमारा स्वार्थ आचरण, जो हम प्राकृतिक संसाधनों का अनुचित दोहन करें अपने स्वार्थ के कारण, ये सबसे मेन कारण है हमारे पर्यावरण असंतुलन का, जिससे पर्यावरण जो है एक विश्व स्तर की समस्या बन गई है। और जो इसके कारणों पर यदि हम देखें तो प्राकृतिक जनित कारण तो बहुत कम है, मेन कारण इसके मानव के जनित मनुष्यों के द्वारा ही सबसे ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण किए गए हैं। तो वर्तमान समय में पर्यावरण को बचाना, उसको संरक्षित करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। मानव अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक है संपूर्ण विश्व पर्यावरण संरक्षण के बारे में चेतना में हम जो है चेतना में वृद्धि करें, इस प्रयासों में और तेज़ी लाएं। क्योंकि आज यदि हम देखें तो हम तुलनात्मक आधार पर कहीं भी इस चीज़ का आकलन कर सकते हैं कि कौन सा शहर ज़्यादा प्रदूषित है, कम प्रदूषित है, तुलना कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये जो टॉपिक पे चर्चा की है हमारे पर्यावरण टॉपिक, ये तुलनात्मक समाजशास्त्र के अंतर्गत हमने इसको चर्चा किया, क्योंकि विभिन्न देशों, विभिन्न क्षेत्रीय स्तर पर हम इसकी तुलना कर सकते हैं और इसके सारे पक्षों पर हमने चर्चा की। और इस निष्कर्ष पर हम ये पहुंचते हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तुलनात्मक समाजशास्त्र में पर्यावरण एक बहुत प्रमुख मुद्दा है, क्योंकि तुलनात्मक आधार पर हम अध्ययन करके बता सकते हैं विभिन्न आधारों पर कि कौन सा देश, कौन सा राज्य, कौन सा क्षेत्र ज़्यादा प्रदूषित है, क्यों है, इनके कारणों को भी हम देख सकते हैं और सब पर हमने बिंदुवार चर्चा भी की है हमने। तो इसी के साथ ही हमारा टॉपिक यहीं पर विराम देना चाहूँगी मैं। थैंक यू।